31 मई है, महीने का आखिरी दिन है, लेकिन पाकिस्तान को डर है कि आज की रात पाकिस्तान के लिए आखिरी नहीं हो जाए। आपको बता दें कि कैसे ठीक 24 दिन पहले आपको पीछे लिए चलते हैं, जब भारत ने पाकिस्तान बॉर्डर से लगे इलाकों में ब्लैकआउट किया था और उसी रात पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों पर भारतीय मिसाइलों ने ताबड़तोड़ हमले किए थे। एक बार फिर से माहौल कुछ उसी तरह का है। एक बार फिर भारत के कई बॉर्डर इलाके में ब्लैकआउट की तैयारी है, जबकि 6 राज्यों में मॉक ड्रिल जारी है, जिससे शहबाज और मुनीर की इस वक्त नींद उड़ चुकी है। 7 से 8 मई की रात भारत में ब्लैकआउट था और पाकिस्तान में मिसाइल से धमाके हो रहे थे। ब्रह्मोस की गर्जना से मुनीर बंकर में छिप गए थे। कुछ वैसा ही डर एक बार फिर शहबाज शरीफ और मुनीर को सताने लगा है। पाकिस्तान में ये डर इसलिए भी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पीएम मोदी का मैसेज क्लियर है, जब तक पाकिस्तान में छिपे एक एक आतंकियों का अंत नहीं हो जाता, ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने वाला नहीं है। ऐसे में बॉर्डर वाले इलाकों में ब्लैकआउट से माहौल 7 से 8 मई की दरमियानी रात जैसा है। ऑपरेशन शील्ड के तहत कई राज्यों में ब्लैक की तैयारी है, जिसमें खासकर जम्मू कश्मीर, राजस्थान सीमा से लगा इलाका, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और चंडीगढ़ शामिल है। इससे पहले 7 मई को देश के 254 जिलों में मॉक ड्रिल हुई थी। इसमें नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी गई। ये इसलिए किया गया ताकि युद्ध की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। लेकिन इस बार जिस तरह बॉर्डर वाले राज्यों में तैयारी चल रही है, वो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। ट्रंप के क्रेडिट वॉर की 20 दिन 11 बार डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को ये बताते हुए नजर आए कि मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। अब फिर इसी तरह का बयान ट्रंप ने दिया तो सवाल उठने लगे कि आखिर सीज फायर को लेकर ट्रंप बार बार अपना सीना आखिर क्यों ठोक रहे हैं? क्या है इसके पीछे की असली वजह, आपको समझाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान उस वक्त आया है जब भारत पूरी दुनिया में आतंकी मुल्क पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है, लेकिन ट्रंप है कि मानते ही नहीं। उन्होंने शांति समझौते को लेकर फिर से रटा रटाया बयान दे दिया है और कह दिया है कि हम उन लोगों के साथ व्यापार नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोली चला रहे हैं। बार बार व्यापार नहीं करने की धमकी देने वाले ये वही ट्रंप है जिनकी रणनीति हर मोर्चे पर फेल हो रही है। जैसे रूस यूक्रेन वॉर में समझौता नाकाम रहा, साउथ अफ्रीकी प्रेसिडेंट की नाराजगी जगजाहिर है, चीन के साथ अमेरिका का ट्रेड वॉर फेल हो गया, अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के कई फैसले पलट दिए और भारत ने मध्यस्थता के दावे को भी खारिज कर दिया। खैर, भारत क्लियर कर चुका है कि ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, पाकिस्तान में छिपे आतंकियों के विरुद्ध है और जब तक पाकिस्तान मोस्ट वांटेड आतंकियों को हवाले नहीं करता, फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर स्थगित है, खत्म नहीं हुआ है। वहीं ट्रंप के बहाने कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है और कल तक सेना के शौर्य पर यहां सवाल उठाने के मुद्दे पर जो कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही थी, आज उसके हाथ में एक ट्रंप कार्ड लग गया है। ट्रंप के बहाने कांग्रेस ने सरकार से वो चुभते हुए सवाल पूछ लिए जिन पर बोलने से सरकार भी बचती रही। यानी कि ट्रंप के बहाने कांग्रेस सीधे तौर पर सरकार और बीजेपी पर निशाना साध रही है। और अब कांग्रेस ट्रंप के बयान पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई सवाल उठा रही है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने ट्रंप के बयान को आधार बनाकर सोशल मीडिया एक्स पर ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा कि क्या अमेरिका के दबाव में आकर पहलगाम की विधवाओं को न्याय नहीं दिला पाए? क्या व्यापार के डर से आपने घुटने टेके और सिंदूर का सौदा कर बैठे? क्या अमेरिका के दबाव और डर की वजह से राष्ट्रपति ट्रंप को जवाब नहीं दे पा रहे हैं? सीज फायर के लिए हमने क्या शर्तें रखी? सीज फायर को लेकर भारत सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि इसमें किसी तीसरे देश की भूमिका नहीं है, क्योंकि सीज फायर का प्रस्ताव पाकिस्तान लेकर आया था। अब कांग्रेस के ट्रंप कार्ड के पीछे कांग्रेस की पॉलिटिक्स को भी समझिए। इससे पहले कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना के शौर्य पर सवाल उठा चुकी है और अब ट्रंप कार्ड से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर से बीजेपी को एक तरफा क्रेडिट मिल रहा है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश, पहलगाम हमले में विधवाओं को मुद्दा बनाकर सियासी फायदा उठाने की कोशिश। कांग्रेस के सवालों पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया और पाकिस्तान जाकर सबूत मांगने की नसीहत दे डाली। कुछ लोग देश में टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं जो अभी भी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं। मांगना है तो चले जाएं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से सबूत दे देगा।
पाकिस्तान का काल भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और भी ज्यादा मजबूत होने वाला है। 2026 में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का बेड़ा पूरा हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय के उच्च अधिकारियों के अनुसार आपको बता दें, फरवरी 2026 में S-400 डिफेंस सिस्टम का चौथा स्क्वाड्रन भी भारत को मिल जाएगा, जिसके बाद अगस्त 2026 तक S-400 का 5वां स्क्वाड्रन भी भारत में पहुंच जाएगा। रूस ने भारत को अब तक 3 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं। आपको यह भी बता दें कि साल 2018 में भारत और रूस के बीच 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील हुई थी। एयर डिफेंस सिस्टम की डील करीब $5.43 बिलियन में हुई थी। वहीं ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात करें तो यहां पर भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए ही काफी अहम भूमिका निभाई थी। यानी कि इसकी 2 और खेप मिलने के बाद भारत का एयर डिफेंस सिस्टम और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अब बड़ा विद्रोह हो गया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बड़ा दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के एक शहर पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ साथ यहां पर इमारतों में भी आग लगा दी है। बैंक के बाहर AK-47 से खुलेआम फायरिंग और आगजनी की ये तस्वीर पाकिस्तान के सुराब की है। BLA ने पाकिस्तान की फौज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पुलिस थानों को जला दिया गया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने सीधे पाकिस्तान की फौज को चुनौती दी है। BLA ने हथियार के दम पर बैंक में लूटपाट की और कई बिल्डिंग में भी आग लगा दी। BLA की ओर से शेयर किए गए वीडियो में शहर में कई जगह काला धुआं और आग की लपटों को उठते देखा जा सकता है। वहीं डिप्टी कमिश्नर की दम घुटने से मौत हो गई है। BLA के मुताबिक उसने सुराब शहर को अपने नियंत्रण में ले लिया है। साथ ही प्रमुख बैंकों और सरकारी इमारतों पर भी अपना कब्जा कर लिया है। फिलहाल पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। जो देश दूसरों में आग लगाता रहा, आज वो खुद उसी आग में जल रहा है। बलूचिस्तान में जो हुआ है वो पाकिस्तान के लिए ट्रेलर है और फिल्म अभी बाकी है। भारत का वाटर बम पाकिस्तान में फूट चुका है। पाकिस्तान में पानी, बिजली की भारी किल्लत मची है। लोग यहाँ बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं और आवाम का गुस्सा अब शहबाज सरकार के लिए सीधे तौर पर एक चेतावनी है। ये कराची की वो तस्वीरें हैं जिसे शहबाज शरीफ को आंख कान नाक खोल कर देख लेनी चाहिए। इधर सिंधु नदी का पानी रुका, उधर सीमा पार हाहाकार बच गया। पाकिस्तान में पानी, बिजली की भारी किल्लत मची है। कराची जैसे बड़े शहर में लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं और जिसकी गूंज अब इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। पाकिस्तानी मीडिया सरकार से सवाल पूछ रही है और आवाम विद्रोह पर यहाँ उतर गए हैं। कराची का ये हाल पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को उजागर करता है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की सरकार इस भीषण संकट से उबर पाएगी या फिर जनता का सब्र अब सड़कों पर फूटेगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान में सिंधु समझौता होने से रहा। जासूसी के आरोप में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिस कासिम को गिरफ्तार किया है उसका अब एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो खुद ही मान रहा है कि वो पाकिस्तान से प्यार करता है और उसको वहां अपनापन महसूस होता है। और पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोपी कासिम वीडियो में कहता दिखाई दिया कि वो दूसरी बार पाकिस्तान आया है और जब भी वो पाकिस्तान आता है उसे ऐसा लगता है कि वो अपने ही घर में है। आप मैं फिर वेलकम करूं पाकिस्तान की धरती पे। पाकिस्तान आके जी ऐसा लगे जी मैं जैसे अपना घर से बाहर ही ना हूँ। ऐसा ही है, वो पूरी मोहब्बत मिले है, पूरा अपनापन मिले है। ये वजह से तो मैं दोबारा जल्दी आगो, 3 महीने पूरा ना हुआ जी वापस आगो, आपकी मोहब्बत खींच लाई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जासूसी के आरोपी मौलाना कासिम को राजस्थान के डीग से गिरफ्तार किया था और अब जासूसी के आरोप में उसके भाई आसिम उर्फ हसन को भी गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी आसिम की पेशी के दौरान पुलिस ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने जो मोबाइल नंबर पकड़े उसमें भारत के सिम थे जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे। मौलाना कासिम इन सिम को लेकर पाकिस्तान गया था। सिम के नंबर पर व्हाट्सएप चलाकर DRDO और मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोगों को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की जा रही थी। DRDO के अधिकारी अमित कुमार को हनी ट्रैप करने की कोशिश की गई और जिस सिम से DRDO के अधिकारी को हनी ट्रैप करने की कोशिश की गई वो फोन नंबर अनीस के नाम पर ही इशू था। जासूसी के आरोप में पकड़े गए ये दोनों भाई सालों से पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। स्पेशल सेल ने अब इनके फोन की डेटा को रिट्रीव कराने के लिए लैब में भेजा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि ये दोनों भाइयों ने पाकिस्तान में अपने हैंडलर को आखिर क्या क्या जानकारी भेजी थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ इस बार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने की है। जस्टिस BR गवई प्रयागराज में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे और इस दौरान उन्होंने CM योगी की जमकर तारीफ की। मौका इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चैम्बर्स और मल्टी लेवल पार्किंग बिल्डिंग के उद्घाटन का था, जिसमें CM योगी के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी को देश का सबसे शक्तिशाली और मेहनती नेता बताया। योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ
मुख्यमंत्री है। मैं कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद की भूमि पावरफुल लोगों की है। योगी जी तो पावरफुल है, मगर हमारे मित्र जो विक्रमनाथ जी है वो आज के भारत के जो सबसे मजबूत और पावरफुल जज है। जिस वक्त सीजेआई मुख्यमंत्री योगी की तारीफ कर रहे थे, उस वक्त योगी भी मंच पर मौजूद थे। सीजेआई ने न सिर्फ उनकी तारीफ की बल्कि ये भी बताया पूरे देश में योगी आदित्यनाथ पावरफुल होने के साथ कर्मठ मुख्यमंत्री भी हैं। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन यहां पर पूरे होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया और अपनी सरकार की यहां पर उपलब्धियां गिनाई। इसके साथ साथ एक वर्क बुक भी यहां जारी किया। और इस गाने के साथ साथ दिल्ली में रेखा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर 100 दिन सेवा के कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक वर्क बुक जारी किया और दिल्ली सरकार की उपलब्धियों और आगे की योजनाओं के बारे में बताया। दिल्ली सरकार के कार्यक्रम 100 दिन सेवा में बॉलीवुड स्टार अनुपम खेर भी पहुंचे। उन्होंने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के सरकार के 100 दिन के काम के बारे में सवाल जवाब किए। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अपनी सरकार को दिल्ली के लोगों की सरकार बताया। वो लोग जो कहते थे हमें सत्ता का लालच नहीं, इतने लालची हो गए कि सत्ता के अलावा उन्हें कुछ दिखता नहीं था। एक राज्य की सत्ता मिली तो दूसरे की ओर दौड़ पड़े। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के बीच समाजवादी पार्टी के अंदर कलह अब खुलकर सामने आ गई है। मेरठ से एक सियासी विस्फोट हुआ है जिसे मेरठ क्रांति कहा जा रहा है, क्योंकि यहां सपा जिलाध्यक्ष ने अपने ही विधायकों को चोर करार कर दिया है। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन सच्चाई की अलग जगह ये चोर है और चोर है। सपा में मतभेद पहले भी थे, लेकिन इस बार बात खुले मंच तक पहुंच गई है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि बैठक में मेरठ के 3 सपा विधायक रफीक अंसारी, शाहिद मंजूर और अतुल प्रधान भी मौजूद नहीं थे, जिस पर विपिन चौधरी ने उन्हें लपेट लिया और मंच से साफ कहा, ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी या पहले अपने ही घर की आग बुझाएगी। मेरठ से निकली ये क्रांति क्या बाकी जिलों तक पहुंचेगी? फिलहाल तस्वीर साफ है, समाजवादी पार्टी विपक्ष पार्टियों से नहीं बल्कि खुद से ही लड़ रही है। वो कार्यकर्ता नहीं है, वो नेता है, वो लखनऊ के नेता है, वो दिल्ली के नेता है। जब अगले दिन धरती आते हैं तो वो 12 दिन वहां हाथ लगाते हैं। और देखिए, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से पोस्टर वॉर शुरू हो गया। इस बार पोस्टरबाजी के जरिए तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। जब शहर सियासी पोस्टरों से भर जाए तब समझ लेना चाहिए चुनाव आने वाले हैं। पटना की सड़कें भी ऐसे ही पोस्टरों से पट्टी हैं, लेकिन एक पोस्टर की चर्चा खूब हो रही है। वो पोस्टर जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया गया है। राजधानी पटना की सड़कों पर इन पोस्टर्स को आरजेडी नेता संजू कोहली पासवान ने लगवाया है, जिनमें आरजेडी ने प्रधानमंत्री मोदी को जनता से किए वादे दिलाए हैं। पोस्टर में ऊपर रोजगार को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा गया है। पोस्टर में एक शख्स का पकौड़ा तलते हुए कार्टून बना है, जिसके ऊपर लिखा है पकौड़ा रोजगार, और इसी के ठीक सामने पीएम के रोजगार के वादे पर सवाल उठाते हुए पूछा गया है कि हर घर से युवाओं को रोजगार कब मिलेगा। आरजेडी के इस पोस्टर में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी पीएम पर तंज कसा गया है और लिखा है कि सिंदूर की कीमत अब इनको समझ आई। अब हर घर सिंदूर भेजने का वादा और सिंदूर देकर भागने की पुरानी आदत है। दरअसल बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है और आरजेडी बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए वो ऑपरेशन सिंदूर और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी पर लगातार हमलावर है। माफिया मुख्तार की बेटी और विधायक पर कानून का शिकंजा अब कसते जा रहा है। मऊ की कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद अब्बास पर एक और खतरा मंडराने लगा है। वो बयान जिसने तूफान ला दिया था, अब उसी बयान पर कोर्ट ने अब्बास अंसारी को सजा दी। यानी अब कहीं न कहीं विधायकी पर भी तलवार लटक गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। कभी मऊ की सियासत पर राज करने वाला अब्बास अपने पिता माफिया मुख्तार के दम पर जो अफसरों को धमकाता था और हिसाब किताब करने की धमकी देता था, वो यहाँ ही रहेगा। पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा।
आज वो कानून के शिकंजे में है और अदालत के फैसले से डरा हुआ है, क्योंकि इसी हेट स्पीच केस में पहले ही वो जेल में है। कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और अब कानून तय करेगा कि अब्बास माननीय रहेगा या जेल की कोठरी में। ये सिर्फ एक सजा नहीं, बल्कि माफिया के बेटे की राजनीति के ताबूत में अगला कील है। जोधा अकबर को लेकर कई फिल्में आपने देखी होंगी। इतिहास के पन्नों में जोधा अकबर की शादी का जिक्र है, लेकिन राजस्थान के राज्यपाल ने जोधा अकबर की शादी को ही झूठा बताया है। राज्यपाल के मुताबिक अकबर की शादी एक दासी की बेटी के साथ हुई थी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने दावा किया कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने इतिहास में कई गलतियां दर्ज की है, जिनमें जोधाबाई और मुगल बादशाह अकबर की शादी की कहानी भी शामिल है। राज्यपाल बागड़े ने दावा किया कि अकबरनामा में जोधा और अकबर के विवाह का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि मुगल बादशाह अकबर ने राजकुमारी से नहीं, बल्कि आमेर की एक महल की नौकरानी से शादी की थी। राजा भारमल ने एक दासी की बेटी से अकबर की शादी करवाई थी। उन्होंने कहा कि इस कहानी पर एक फिल्म भी बनाई गई थी। इतिहास की किताबें भी यही कहती हैं, लेकिन ये झूठ है। बागड़े ने कहा कि अकबर की पत्नी कोई शाही नहीं, बल्कि एक नौकरानी की बेटी थी। भारमल नाम के जो राजा थे, उनके शादी में एक दासी आई, भेंट दी वधू को दासी। वो दासी की पुत्री, वो पुत्री की शादी अकबर से करवाई दी थी वो भारमल जी ने। वो भी झूठ है जो जोधा और अकबर का शादी हुई। इतिहास में जोधा अकबर की शादी का जिक्र है, लेकिन राज्यपाल अब इतिहास को ही गलत ठहरा रहे हैं। राज्यपाल के इस बयान ने एक नए मुद्दे को हवा दे दी है। और देखिए, ईपीएफओ से पैसा निकालना जंग जीतने के बराबर होता है, लेकिन अब इस प्रोसेस को और भी आसान बनाने की तैयारी चल रही है। ईपीएफओ से पैसा निकालना अब एटीएम से पैसे निकालने जितना ही आसान हो जाएगा। आपको समझाते हैं आखिर कैसे, क्योंकि अब डेबिट कार्ड जैसे ईपीएफओ कार्ड बनने जा रहा है, जिसे ईपीएफओ की तरफ से सब्सक्राइबर्स को जारी किया जाएगा। इस कार्ड को सब्सक्राइबर्स के पीएफ अकाउंट के साथ लिंक किया जाएगा, जिसके बाद आप एटीएम से पीएफ का पैसा बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकेंगे। सिर्फ एटीएम ही नहीं, आप यूपीआई से भी अपने पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे, और इसके लिए पीएफ अकाउंट को यूपीआई से सिर्फ आपको लिंक करना होगा। तब जाकर आपके पीएफ का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आसानी से ट्रांसफर हो पाएगा। बकरीद से पहले सियासत में भी बवाल मचा है। इस बार अकबरुद्दीन ओवैसी प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी वाले फैसले से भड़क उठे हैं और चेतावनी दे डाली, जिस पर अब बीजेपी के नेता टी राजा ने भी उसी अंदाज में यहां पर पलटवार किया है। कुर्बानी पर मनमानी की शुरुआत ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ने की। उन्होंने मंच से कई भड़काऊ बयान दिए और बताया कैसे मुस्लिमों को बीफ के नाम पर नोचा जाता है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर हमको बीफ के नाम पे लोचा गया, तब भी हम आवाज को बुलंद करेंगे। चेहरे पे दाढ़ी देखकर हमको तो वहीं प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर तेलंगाना में बीजेपी भी कहां चुप बैठने वाली थी। अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले टी राजा ने भी छोटे ओवैसी को करारा जवाब दे दिया। बकरी ईद फेस्टिवल तुम लोग कैसे मनाते, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बकरी ईद के दिन हमारी गौ माताओं को, गौ माता के बच्चों को, खेती में काम आने वाले ऐसे नंदियों को, बैलों को काटा जाता है, ये हमें बर्दाश्त। दरअसल बकरीद पर प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से बैन है, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे नेता कुर्बानी के नाम पर जहर उगल रहे हैं, जिसकी वजह से सियासत में भी बकरीद से पहले माहौल तनावपूर्ण है। और देखिए, बकरीद आने से पहले ही देश में धार्मिक भावनाएं एक बार फिर से टकराने लगी हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन में बकरी की कुर्बानी को लेकर विवाद और भी ज्यादा गहराते जा रहा है। जहां पर एक और हिंदू संगठन इको फ्रेंडली बकरी ईद की अपील कर रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरु इसका विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के रायसेन की है, जहां बकरीद से पहले हिंदू संगठनों ने इको फ्रेंडली बकरीद का अभियान शुरू किया है, और इस अभियान के तहत हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता जगह जगह पोस्टर लगा रहे हैं और मुस्लिम समुदाय से मिट्टी के बकरे बनाकर प्रतीकात्मक कुर्बानी की अपील कर रहे हैं। पोस्टर्स के जरिए न सिर्फ बकरों की कुर्बानी रोकने की कोशिश की जा रही है, बल्कि कुर्बानी देने वालों और बकरे बेचने वालों को समझाने की मुहिम चलाई गई है। जहां एक और हिंदू संगठन इको फ्रेंडली बकरीद की अपील कर रहे हैं, वहीं रायसेन के मौलाना ने इसका विरोध किया और कहा कि उन्हें अक्ल का दखल नहीं चाहिए। मैंने बोला ना, शरीयत में अकल को दखल नहीं है। जो कुरान हदीस में नाफिज है वो हो चुका, वो क़यामत तक रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता।
वहीं बकरीद पर कुर्बानी को लेकर विश्व हिंदू परिषद भी भड़क गया और बकरीद के नाम पर हिंसा और क्रूरता पर विराम लगाने की मांग की। देश के तथाकथित पर्यावरण प्रेमी, कुछ बुद्धिजीवी, न्यायपालिका का एक वर्ग जो हमेशा हिंदू समाज को उपदेश देता है सांकेतिक दिवाली मनाइए, इको फ्रेंडली होली मनाइए, वो चुप क्यों है? सिर के बाल टूटने पर विग लगवाने का चलन इन दिनों जोरों पर है। हिंदू हो या फिर मुस्लिम, ज्यादातर लोग बाल टूटने पर विग लगवाते हैं। लेकिन देवबंद के मौलाना इसहाक गोरा ने अब इसे इस्लाम के खिलाफ बताया है। और देवबंद के मौलाना इसहाक गोरा अपने इस तर्क के पीछे दारुल उलूम देवबंद के पुराने फतवे का हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई मुसलमान विग लगाकर नमाज अदा करता है तो वो नमाज अधूरी होती है। नकली दाढ़ी में भी नमाज पढ़ना सही नहीं है, ऐसी नमाज भी पूरी नहीं मानी जाती। उन्होंने कहा कि इस्लाम में नमाज से पहले वुजू और कभी कभी गुस्ल करना जरूरी है, लेकिन अगर सिर पर विग लगी हो तो पानी त्वचा तक नहीं पहुँचता और वुजू और गुस्ल पूरा नहीं होता और नमाज भी अधूरी रह जाती है। विग का बहुत ट्रेंड चल रहा है और देखा जा रहा है कि लोगों में इसको लेकर तरह तरह की कंफ्यूजन है कि ये शरीयत के हिसाब से जायज है या नाजायज है। विग लगाने के बाद जो हमारी त्वचा है उस तक पानी नहीं पहुंचता, इसीलिए दारुल उलूम देवबंद ने विग से परहेज करने के लिए कहा था। वहीं मौलाना इसहाक गोरा ने ये भी साफ कह दिया है कि विग और हेयर ट्रांसप्लांट दो अलग अलग चीजें हैं। दारुल उलूम देवबंद ने अपने फतवे में हेयर ट्रांसप्लांट को शरीयत के खिलाफ नहीं बताया है, बशर्ते ये धोखे से या किसी गैर इस्लामी तरीके से ना किया गया हो। उत्तर प्रदेश में माफियाओं की अब खैर नहीं। गोरखपुर में कुख्यात माफिया सुधीर सिंह पर पुलिस का शिकंजा अब कस चुका है। युवक पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस उसे लगातार ढूंढ रही है और अब गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। गोरखपुर में अपराध के खिलाफ पुलिस की मुहिम तेज हो चुकी है और टारगेट पर है माफिया सुधीर सिंह। सुधीर सिंह का इतिहास काला है। 1990 के दशक में सुधीर सिंह अपराध जगत में आया। पुलिस रिकॉर्ड में उसके खिलाफ 42 मुकदमे दर्ज है, जिसमें मारपीट, रंगदारी, लूट, हत्या जैसे केस भी शामिल है। गोरखपुर के अलावा महाराजगंज में और लखनऊ में मुकदमे दर्ज है। सुधीर सिंह का नाम प्रदेश की टॉप माफियाओं के लिस्ट में शामिल है। सुधीर की 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। दरअसल ताजा मामला युवक पर हुए जानलेवा हमले का है। शिकायत के बाद पुलिस ने सुधीर सिंह और उसके साथियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने सुधीर सिंह की गिरफ्तारी के लिए कई जगह पर दबिश दी। गोरखपुर और आसपास के इलाकों में उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश भी की जा रही है। तो वहीं पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को भी हिरासत में लिया है। उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मजरूब को मेडिकल के लिए भिजवाया गया है। गोरखपुर से शुरू हुई ये कार्रवाई अब सुधीर सिंह के लिए एक चेतावनी है। वक्त खत्म हो रहा है, या तो सरेंडर करो या फिर योगी मॉडल का नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहो। उत्तर प्रदेश के बहराइच में लगने वाले लक्कड़ शाह के मेले पर रोक लग गई है। ये मेला कतरनिया घाट के जंगलों के बीच बनी मजार पर लगता था, लेकिन इस मेले की आड़ में यहाँ पर अंधविश्वास का एक बड़ा खेल खेला जाता था। जी न्यूज की टीम कतरनिया घाट के जंगल में बनी इसी मजार पर पहुंची। जी न्यूज ने जब पड़ताल की तो पता लगा कि यहाँ लोग अंधविश्वास के चलते खींचे चले आ रहे हैं। इस महिला को देखिए, कैमरे को देखकर ये अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। कहने लगी कि मैं ही शैतान हूँ। यहाँ पहुँचे लोगों ने भी स्वीकार किया कि यहाँ पर जादू टोना होता है और इसी जादू टोने से लोगों की समस्याएं दूर होती है। जादू टोना तो है ना, जिसके ऊपर पड़ रहा है, जिस भोग रहा है, जिसकी तड़प रहा है खून की यहाँ से बाहर, वो न समझेगा। आप लोगों के ऊपर तो है ना, किसी के ऊपर तो कैसे आप लोग समझेगा। लोगों का मानना है कि यहाँ पर हर वो बीमारी दूर होती है जिसका इलाज डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। लड़के बच्चे और हम लोग सब परेशान। क्या हुआ बताओ तो? बीमार हमेशा रहा था, डॉक्टर से कोई फायदा नहीं हुआ। तो बाबा ठीक? हाँ बाबा ठीक थी। अब इसे आस्था कहेंगे या फिर अंधविश्वास। लोगों का दावा है कि उन्हें इस जंगल से बाहर जाने का ऑर्डर नहीं है और अगर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे शरीर से प्राण निकल रहे हैं। हम लोग को जंगल से बाहर जाने का ऑर्डर नहीं है। जाते हैं तो हम लोग जैसे प्राण निकल जाता है उस तरीके से होता है। प्रशासन ने इस मेले पर रोक लगाकर अतिक्रमण के साथ साथ अंधविश्वास पर भी ब्रेक लगाया है। अब तक आपने अवैध निर्माण या फिर अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन जरूर देखा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर में ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पर नगर निगम की टीम ने अवैध इमारत को ब्लास्ट करके जमींदोज कर दिया। देखिए ये 3 मंजिल इमारत कैसे आसमान में तनकर खड़ी है, लेकिन जरा रुकिए, अब एक्शन बाकी है। ये देखिए कैसे एक जोरदार धमाका और धमाके से इसको ध्वस्त कर दिया गया।
दरअसल बिल्डिंग के आगे और पीछे भी सरकारी जगह पर अतिक्रमण किया था। नोटिस के बाद भी जब इसे नहीं हटाया गया तो नगर निगम की टीम इसे गिराने पहुंची। नगर निगम की टीम एक्सपर्ट लेकर पहुंची और पहले इमारत में ब्लास्ट किया, जिसके बाद देखते देखते दूसरी तरफ गिर गई। इस दौरान आसमान में धूल का गुबार दिखाई दिया और पल भर में इमारत मलबे में तब्दील हो गई। नगर निगम की कार्रवाई के पीछे संदेश साफ है कि जो भी सरकारी जमीन पर कब्जा करेगा उसके खिलाफ एक्शन होता रहेगा। जोधपुर में भी काली कमाई का पर्दाफाश हुआ है। यहाँ पर इनकम टैक्स विभाग ने एक बंद पड़े अस्पताल में छापेमारी की, जिसमें आयकर विभाग को 3 करोड़ से ज्यादा कैश मौके से बरामद हुआ है। ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर ओडिशा की है, जहां एक चीफ इंजीनियर के घर से करोड़ों का कैश बरामद हुआ। दूसरी तस्वीर राजस्थान के जोधपुर की है। यहां एक बंद पड़े अस्पताल में आयकर विभाग ने छापा मारा और करोड़ों रुपए बरामद किए। आयकर विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि जोधपुर में एक बंद अस्पताल के अंदर बड़ा सौदा होने वाला है, जहाँ ये भारी तादाद में नकदी बरामद हो सकती है। बस इसी जानकारी को लेकर IT विभाग ने छापेमारी की। IT की छापेमारी में अस्पताल से करीब 3 करोड़ कैश बरामद हुआ। ये रकम 4 सूटकेस में भरकर रखी गई थी। नोट गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। अस्पताल का सौदा 7 करोड़ में हुआ था। इनकम टैक्स विभाग की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस बंद पड़े हॉस्पिटल पर कार्रवाई की है और एक बड़ी राशि यहां से बरामद की है। बताया जा रहा है कि 4 करोड़ रुपए नकद यहां मिले हैं और रात को मशीनें भी मंगवाई गई। 4 करोड़ भुगतान अवैध रूप से किया जा रहा था। फिलहाल इनकम टैक्स विभाग की टीम अस्पताल की डील से जुड़े दस्तावेजों और नकदी की जाँच कर रही है। और देखिए, देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस डराने लगा है। दिल्ली समेत कई राज्यों में इसका संक्रमण बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। पूरे देश में कोविड केस यहां पर तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देश में कोविड के एक्टिव मामले की अगर हम बात करें तो 2700 के पार ये हो चुका है। दिल्ली में 60 साल की महिला की इससे मौत हो गई है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 77 नए मरीज मिले हैं। वहीं केरल में 24 घंटे में कोरोना के 72 मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र में 34 कोरोना के मरीज पाए गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और विभाग का साफ तौर पर कहना है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई महीनों की शांति के बाद संक्रमण तेजी से बढ़ने लगा है। कोविड केसों में 5 गुना उछाल आया है। कुल एक्टिव मामले 3000 के करीब पहुंच चुके हैं। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं, चिंता का विषय नहीं है। कोई डरने का विषय नहीं है। कोरोना एक माइल्ड है जो वायरल के रूप में निकल जाएगा। कहीं भी कोरोना से दिल्ली की जनता को आज की स्थिति में डरना नहीं है। दरअसल कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के लक्षण काफी हद तक सामान्य फ्लू जैसे ही हैं, जिसमें सबसे पहले बुखार आना, फिर नाक बहना, सिर दर्द होना और चक्कर आना, गले में खराश और थकावट शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना के अधिकांश मामले हल्के हैं और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट भी मानते हैं कोविड से बचने के लिए उचित दूरी जरूरी है और हाथ मिलाने, गला मिलाने जैसी परंपरा को कुछ समय के लिए टाल देना ही सही है। दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा देने का दावा करने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स अब खुद ही खौफ की पहचान बनते जा रहे। नोएडा की एक सोसाइटी में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। यहाँ पर दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स ने लाठी और डंडे ऐसे चलाए जैसे कि वो सुरक्षा नहीं, अराजकता फैला रहे हों। ये तस्वीरें नोएडा की एक पॉश सोसाइटी की हैं, जहाँ कुछ कहासुनी के बाद सिक्योरिटी गार्ड्स ने एक साथ हमला बोल दिया। लाठियां, डंडे, घूंसे, जो हाथ आया उसी से जमकर पिटाई की गई। पीड़ित के मुताबिक मामूली बहस के बाद दर्जनों गार्डों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची जरूर, लेकिन तब तक गार्डों ने अपना काम कर लिया था। ये कोई पहली घटना नहीं है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की कई सोसाइटियों में सिक्योरिटी के नाम पर ऐसे गुंडे तैनात हैं, जिनका काम सुरक्षा देना नहीं, दबंगई दिखाना हो गया है। सवाल ये है कि क्या सिक्योरिटी के नाम पर लोगों को अब डर में जीना होगा? क्या सिक्योरिटी एजेंसियों की कोई जवाबदेही नहीं है? और देखिए, दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी की मार से तिहाड़ जेल में बंद कैदी भी इस वक्त परेशान हो रहे हैं। ऐसे में कैदियों को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए नींबू पानी दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक एक महीने में नींबू खरीदने में 60 लाख रुपए खर्च होंगे। तिहाड़ जेल में फिलहाल 20,000 कैदी हैं और इसी के तहत अब हर रोज 40,000 नींबू की यहाँ पर खपत होगी। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब तक आपने लोगों को डीजे पर थिरकते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन बीकानेर से जो तस्वीरें सामने आई है वो हैरान कर देगी। यहाँ पर शादी समारोह में जाने से पहले खुद डीजे वाली गाड़ी ही डांस करने लगी। ये कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं है, ये बीकानेर की सड़कों पर थिरकती एक डीजे गाड़ी है। जिस तरह से ये गाड़ी उछल रही है, झूम रही है, उसे देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि डीजे तो बज रहा है
लेकिन म्यूजिक पर खुद गाड़ी नाच रही है। बीकानेर में एक शादी समारोह में इसी डीजे वाले बाबू को बुलाया गया था, लेकिन शादी में पहुंचने से पहले गाड़ी का ड्राइवर सड़क पर ट्रैफिक रूल की धज्जियां उड़ाने लगा और पुलिस थाने के सामने तेज आवाज में डीजे बजाने लगा। ये नजारा बेशक रोमांचक लग रहा हो, लेकिन ड्राइवर की हरकत से हर कोई हैरान है। हैरानी तो इस बात की भी है, जब पुलिस थाने के सामने डीजे वाली गाड़ी से स्टंट किया जा रहा था तब पुलिस कहाँ थी, जबकि डीजे गाड़ी पर पूरी तरह से रोक है। महाराष्ट्र के नासिक में गुलदार की मौजूदगी अब और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। इस बार गुलदार यहां रिहायशी इलाकों में घर के गेट तक पहुंच गया, जिसकी तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये तस्वीरें निफाड तालुका की है, जहां रात के अंधेरे में गुलदार खुलेआम घूम रहा है और उसे इंसानों की मौजूदगी की कोई परवाह नहीं है। देखते देखते वो सीधे घर के बरामदे में दाखिल हुआ और गेट तक पहुंचा। पहले उसने इधर उधर देखा और बड़े ही इत्मीनान से वहां घूमता रहा और थोड़ी देर बाद वहां से चला जाता है। गनीमत रही कि जिस वक्त गुलदार वहां आया, इस दौरान वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना उसका क्या हश्र होता आप सोच ही सकते हैं। घर में मौजूद लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे, लेकिन जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखा तो वो हैरान रह गए। गुलदार के मूवमेंट को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि वो जंगल से भटक कर आबादी में घुस आया है। इससे पहले भी इस इलाके में गुलदार देखे जा चुके हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, संभल हिंसा को एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अफरोज, गुलाम और वारिस पर आरोप तय है। तो संभल हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 आरोपियों पर 12 जून को सुनवाई होगी। 12 जून को गवाहों के बयान भी दर्ज होंगे। ये बड़ी जानकारी आप देखिए, अफरोज, गुलाम और वारिस पर आरोप तय। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां पर भारी बारिश और समुद्री तट से तूफान की वजह से अब मौसम अचानक से करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हुई यहां पर दिखाई दी। और बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के बाद तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में समुद्र से ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। तेज लहरें सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा दिखीं। बांग्लादेश में भारी बारिश और तेज तूफान की वजह से हुई तबाही का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग अपनी नावों को बचाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। तूफान कहां जा रहा है किसी को नहीं पता, लेकिन नावें कहां बह रही हैं ये सबको पता है। बांग्लादेश में भारी बारिश और इस तेज तूफान से कम 14 जिले सीधे तौर पर प्रभावित हैं। यहाँ भारी बारिश की वजह से बिजली और इंटरनेट सेवाएं ठप हैं। बांग्लादेश सरकार के मुताबिक बारिश की वजह से 5000 मोबाइल टावर काम नहीं कर रहे हैं। 50 से ज्यादा नदियां उफान पर हैं, जिससे कई गांव जलमग्न हैं। मणिपुर में लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। इम्फाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पिछले 3 दिनों में इतनी बारिश हुई कि यहाँ पूरा शहर पानी पानी हो गया है। सड़कों से लेकर घरों तक यहाँ पानी भर गया है और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब का मंजर नजर आया। तस्वीरें देखिए, ये कोई नदी नहीं बल्कि सड़क है जो पूरी तरह पानी से डूब चुकी है। जहाँ तक नजर डालेंगे सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश से मणिपुर पानी पानी हो गया है। हर तरफ सिर्फ सैलाबी कहर देखने को मिल रहा है। मूसलाधार बारिश के बाद नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। लोगों के घर डूब चुके हैं और जान बचाने के लिए लोग घरों की छतों पर चढ़ गए हैं। सैलाबी कहर से लोगों में कैसा खौफ है ये आप साफ सुन सकते हैं। सड़क, चौक चौराहे, गली नुक्कड़ सब पानी में डूब गए हैं। बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है। प्रशासन की टीम लगातार बोट के जरिए लोगों का रेस्क्यू कर रही है। लोगों को निचले इलाकों से रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। घरों में पानी भरने से लोगों का राशन से लेकर सारा सामान पूरी तरह भीग चुका है। लोग अपना बचा कुचा सामान लेकर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। लगातार हुई बारिश से हर तरफ सिर्फ पानी का कब्जा है। मौसम विभाग ने अभी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन लगातार लोगों से नदी वाले इलाकों को खाली करने की अपील कर रही है। उधर सिक्किम में भी भारी बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर है। मंगन जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर 11 यात्रियों से भारी जो गाड़ी थी वो तीस्ता नदी में बह गई। आपको बता दें एक शव बरामद हुआ है, लेकिन 8 जो लोग लापता है उनकी तलाश लगातार जारी है।
ये यात्री लाचेन से लाचुंग की तरफ जा रहे थे। मंगन जिले में यात्रियों से भरी गाड़ी तीस्ता नदी में बह गई। यात्रियों की तलाश के लिए तीस्ता नदी पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। प्रशासन की टीम रस्सियों के सहारे नदी में लापता लोगों की तलाश करते हुए दिखाई दी। देखिए कैसे जान जोखिम में डालकर प्रशासन की टीम नदी में रेस्क्यू कर रही है। भारी बारिश का असर सिक्किम के अलग अलग इलाके में देखने को मिल रहा है। जगह जगह से लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तरी सिक्किम के थेंग और चुंगथांग इलाकों में भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ है। सैलाब के बाद पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थरों के साथ मलबा भी निचले इलाकों में आ गया है। जेसीबी मशीनें समेत कई गाड़ियां मलबे में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। भूस्खलन के चलते स्थानीय लोगों के साथ साथ कई संपत्तियों को भी भारी नुकसान हुआ है। असम में भी मूसलाधार बारिश की वजह से हालात बेकाबू हो गए हैं। गुवाहाटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहली बारिश ने कई इलाकों को पूरी तरह से डुबो दिया है। सड़क से लेकर घरों तक बारिश का पानी यहाँ पर भर गया है। पहली बारिश के बाद ही यहाँ सड़कें दरिया बन गई हैं। सड़कों से लेकर घरों तक सिर्फ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। तस्वीरें गुवाहाटी के रुक्मिणी गांव की हैं। यहाँ ऐसी बारिश हुई कि पूरा इलाका पानी पानी हो गया। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इलाके में पानी भरने से वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गुवाहाटी के हथीगांव इलाके में भी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब नजर आया। असम राज्य आपदा प्रबंधन के अनुसार बारिश के बाद कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। मेट्रो जिले में भूस्खलन के चलते बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। बारिश के बाद आई बाढ़ से 3 जिले और 5 राजस्व मंडल पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। बारिश के बाद आई बाढ़ से 10,150 लोग प्रभावित हुए हैं। असम में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने कई इलाकों में स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। प्रशासन ने सभी लोगों को अलर्ट रहने को कहा है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन की टीम को अलर्ट पर रखा गया है। देश के मैदानी इलाकों में जहां एक तरफ भीषण गर्मी पड़ रही है तो वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी का कहर लगातार जारी है। जोरदार बर्फबारी की कुछ ऐसी ही तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कई इलाकों से सामने आई। लद्दाख में भारी बर्फबारी के बाद चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। सड़क हो या मार्केट, घर हो या दुकानें, सभी बर्फ की चादर से ढक गए हैं। बर्फ की वजह से आम रास्ते ब्लॉक हो गए और सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर जमा हो गई है। वहीं श्रीनगर में ताजा बर्फबारी के बाद बर्फ की मोटी परत जम जाने से उन पर चलना मुश्किल हो गया और बर्फबारी की वजह से बंद गुरेज, बांदीपोरा और मुगल रोड पर यातायात बंद हो गया। वहीं गुलमर्ग में भारी बर्फबारी की वजह से वादियों का रंग बर्फ की वजह से सफेद हो चुका है। चीड़ देवदार के पेड़ों पर भी बर्फ जमनी शुरू हो गई है और हरी भरी घाटी अब सफेद नजर आने लगी है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में अभी बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया है। दुनिया के कई देशों में आसमानी आफत कहर बनकर टूट रही है। म्यांमार में भारी बारिश के बाद यहाँ पर आपको बता दें नदी और नाले लगातार उफान पर है। म्यांमार के मांडले इलाके में एक यात्रियों से भरी बस सैलाब में यहाँ पर बहती हुई दिखाई दी। तस्वीरें देखिए, बारिश के बाद नदी अपने पूरे सबाब में है। बाढ़ का पानी सड़क के ऊपर बह रहा है। इस बीच एक यात्रियों से भरी बस आती है, लेकिन बस चालक यात्रियों की जान जोखिम में डालकर नदी पार करने की कोशिश करता है। नदी के बीचों बीच पहुंचकर बस सैलाब के तेज बहाव में बहने लगती है और चंद सेकंड में बस नदी में पलट जाती है। पलटने के बाद बस नदी के तेज बहाव में बहने लगती है। इस बस में करीब 40 यात्री सवार थे। जैसे ही बस सैलाब में बहने लगी, बस में मौजूद यात्रियों की चीख पुकार मच गई। सूचना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी बस यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गनीमत रही, इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। जिस तरह से नदी का सैलाब दिखाई दे रहा है, बड़ा हादसा हो सकता था। Z News।